गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग 2021 मॉडल पेपर राजीव प्रकाशन का सॉल्व कर रहे थे। तो खंड तीसरे तक हो गया था। आज हम लोग खंड 4 से हल करेंगे। तो देखो और खंड 4 का जो पहला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर है। बाकी इससे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि जिन लोगों जो लोग वीडियो मेरे चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और इसके बाद पसंद आए तो लाइक व शेयर ज़रूर करें। इसके बाद यदि आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा। आपको उस लिंक की सहायता से आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं ना ज़्यादा बोलते हुए। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना बाबू मेरे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको सब कुछ आएगा। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/√2 तो हम कह सकते हैं कि माना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग मान लेते हैं अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि परिमेय संख्या। तो मान लेंगे 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। ओके बाबू, अपरिमेय नहीं मानेंगे। तो यदि परिमेय होगा तो परिमेय का आप लोग जानते हो, जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो p/q के रूप में होती हैं। तो देखते हैं, ये तो p/q के रूप में, तो किस रूप में होगा भैया? 1/√2 इक्वल टू p/q हो जाएगा। अब यहां से लिख देंगे कि जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कहने का ये है कि जो आपका q होगा वो 0 नहीं होगा, क्योंकि मेरे बाबू अगर बट्टे में कभी 0 हो जाता है तो उसकी जो पूरी वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है। तो इनफाइनाइट हो जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 0 नहीं हो सकता, इसलिए लिख देते हैं q नॉट इक्वल टू 0। तो इतना हो जाएगा बाबू मेरे 1/√2 इक्वल टू p/q के रूप में हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हो कि p/q इक्वल टू 1/√2 गुणे 1/√2। तो देखो p/q इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर नीचे परमीकरण कर सकते हो क्योंकि बटे में रूट को रखते नहीं, तो हो जाएगा √2/2। तो आपको हो जाएगा कि √2 इक्वल टू 2p/q, क्योंकि 2 जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2p/q √2। समीकरण हम लोग मान लेते हैं एक। अब यहां से आपको दिखाई दे, बोल देना 2p/q एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। समीकरण 2, भैया ये परिमेय संख्या है, मैंने पहले बताया कि p/q क्या है? परिमेय संख्या। तो अब यहां पे आप लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? देखो क्यों परिमेय है, क्योंकि सबसे पहले देखो कि अगर इसके बराबर ये है और अगर ये वाला इतना परिमेय है तो इसका मतलब ये भी परिमेय है। परंतु ये भी आप जानते हो, परंतु √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या, हम लोग पहले से ही जानते हैं है। इसलिए हमारी धारणा गलत सिद्ध होती है, सिद्ध होती है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। देखो अगर वीडियो में आपको कहीं भी दिक्कत हो जाए मेरे बाबू, तो आपको क्या करना चाहिए, वीडियो को रिवाइज करके देख लेना चाहिए। इसके बाद भी यदि दिक्कत होता है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो और मैं आपका पूरा साथ दूंगा। बट आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो, जैसे जुड़े हो अच्छे से जुड़े हो, ऐसे ही जुड़े रहना हमेशा। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को होनी नहीं है और आप लोगों का नंबर बहुत बेहतर आएगा। लेकिन जितना मैं बताऊं, यदि आप उतना पढ़े रहोगे तो फिर नंबर अच्छा आएगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत
नहीं होगी। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3 द्विघात समीकरण है या नहीं, देख लेते हैं। तो भैया देखो a+b का होल स्क्वायर तोड़ लो। देखो एक बार लिख दे रहा हूँ, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3। तो देखो इसे तोड़ लो, a+b का होल स्क्वायर। सभी लोग जानते हैं कि a+b का जो होल स्क्वायर होता है वो a² + b² + 2ab होता है। ओके, तो भैया मेरे देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ से x² और +1 + 2x इक्वल टू 2x-6 होगा। ठीक, ये इससे क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। आपको क्या बचा, x²। 6 को इधर ले आओगे तो 6 इधर आएगा, हो जाएगा 8, क्योंकि प्लस में हो जाएगा। 8 क्या होगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि इधर 1 है मेरे बाबू। अगर 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 7 = 0। तो ये क्या है, आपका एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे x की घात में क्या है, 2 है। तो जो दिया गया समीकरण है वो क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे a और c की वैल्यू पता है और b की वैल्यू नहीं, क्योंकि आपको पता है जो द्विघात समीकरण होता है वो इस रूप में होता है। तो ये वैल्यू पता है, ये पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता, अर्थात b की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तभी ये पूरा पार्ट क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा। ठीक, तो इस बात से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या है, आपका द्विघात समीकरण है। ओके, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 दिया है 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ के मतलब पहले हम लोग समझ लेते, मान लेते हैं ये आपका a है, ये आपका b है। a और a की वैल्यू दिया है 3, 6 और b का दिया है -3, 4। कह रहा कि बीच में एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब यही x y है, संबंध ज्ञात कीजिए जो एक दूसरे से समदूरस्थ, मतलब दोनों के बीच की दूरियां क्या है, बराबर है। जो ये आपका c है, अगर a से हम लोग c तक चलते हैं तो उतनी ही दूरी है जितना कि b से c तक की है, मतलब दोनों के बीच की दूरियां क्या है, बराबर है। तो आप इसको लिख सकते हो AC = BC। ओके, बीच की दूरी के सूत्र से। तो ये आपका x1 और ये y1, तो ये x है, आप इसको x2 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या x1 ही मानो, इसको आप x2 मान सकते हो, y2 है। अब इसको x1 y1 मान सकते हो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अलग इसलिए नहीं मानोगे, जैसे x1 हमने इसको माना, x1 इसको माना, तुम सोच रहे हो क्यों मान लिए, क्योंकि हमें इन दोनों को एक साथ करना है और इन दोनों को एक साथ करना है, ये इसके साथ कभी टकरा नहीं सकते। ठीक, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो AC के बीच की दूरी क्या होगा, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर इक्वल टू √a भी। ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, x माइनस है और सूत्र वाला माइनस, +3 का होल स्क्वायर और प्लस y-4 का होल स्क्वायर हो गया। हम यहां से कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग, बोलेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखो क्या आ जाएगा, जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाए x-3 का होल स्क्वायर का मतलब x² और +9 और प्लस और माइनस हो जाएगा आपका 6x, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर है, और प्लस y² +36 और 12x इक्वल टू x² +9 +6x +y² +16 -8y। ओके, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर लगा है। तो हम लोग आगे देखते हैं। देखो x² से x², क्योंकि दोनों साइड प्लस चिन्ह है, 9 से 9 कैंसिल हो गया, अब तो कैंसिल होने वाला नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा, सबको इधर ले आओ तो -6x है, और ये इधर देखो 12x भी है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्ब y है, तो ये 12y होगा मेरे बच्चों। ठीक, तो ये देखो 6x को इधर ले आओ तो -6x,
वो 6x इधर आएगा तो ये भी -6x प्लस वाई स्क्वायर। और देखो यहाँ पे 36 है तो पहले वाई वाला ले लेते हैं, और सॉरी वाई स्क्वायर से भी वाई स्क्वायर कैंसिल, वाई लेने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये -12y हो गया आपका, और यहाँ पे बचा -8y, इधर आएगा +8y हो जाएगा, और बचा यहाँ पे +36 और 16 इधर आएगा, हो जाएगा -16 = 0। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा -12x, ये हो जाएगा -4y, और ये हो जाएगा +20 = 0। हम -4 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 3x -y, और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे +y हो जाएगा, और यहाँ पे -5 हो जाएगा = 0। -4 उधर भेजोगे 0 हो जाएगा, मतलब 3x + y - 5, यही क्या होगा आपका समीकरण हो जाएगा। समीकरण आपका हो जाएगा 3x + y - 5। आपको क्या करना है, दोनों में बीच की दूरी लगाना है, दोनों बच्चों का वर्क करने से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, देखो अगला सवाल जो है कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो हमें शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है, बट आप देखते जाओ मेरे साथ में। तो देखो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि शंकु की त्रिज्या कितनी है, मतलब दिया है, जो दिया है आपको अगर देखते हैं दिया है कि r बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर और h बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। देखो ऐसे कोई शंकु है, ऐसे ये इसकी ऊंचाई h है, h दिया है 8 सेंटीमीटर, और ये r है, ये दिया है 6 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना तो यल की वैल्यू निकालना होता है, और हम जानते हैं यल जो होता है तिर्यक ऊंचाई, ये होता है h² + r²। देखो पाइथागोरस ये 90 डिग्री बन जाता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर = आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो L = हो जाएगा h की वैल्यू 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर प्लस में, तो L = हो जाएगा मेरे बाबू 64 और प्लस स्क्वायर है ये 36, और L = √100, तो L बराबर आपको मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से L की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग जानते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, r की वैल्यू 6 और l की वैल्यू 10 दिया है, तो 22 छक्का 132 मतलब 1320/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं खंड 5 पे, ठीक है। देखो आप लोग पूरा वीडियो देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो 8 मई का आपका डेट भी आ गया परीक्षा का, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो तैयारी कहाँ से करोगे, यही सब तो तैयारी है। बस आपको 1 महीना पढ़ना, जैसे आज 7 तारीख है, 8 मई से पेपर है, कुल मिला के आपको 31 दिन है। तो 31 दिन तो भैया मेहनत कर लो, इसके बाद आराम से मौज करना। ओके चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों। देखो खंड 5 का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखना। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC बनाई जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC मतलब जो कोण B है वो आपका 90 अंश हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो कोण B क्या होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले आप क्या कर लो, एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड, चाहे 6 का खींचो चाहे 5 वाला खींचो। तो हम सबसे पहले AB एक रेखाखंड खींच लेते हैं जो कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। आप पटरी से अपने एक AB 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लो। फिर करना क्या है आपको, कोण B देखो आप यहाँ पे ऐसे कर लेना, थोड़ी BC है ये, तो आप BC लिखना, AB नहीं, ठीक। तो BC = 6 सेंटीमीटर हो गया। कह रहा कि जो कोण B है वो 60 अंश है। तो आप कोण B पे 60 अंश ऐसे पटरी प्रकार से बनाओगे। देखो आप क्या करोगे, प्रकार लोगे और प्रकार से ऐसे एक चाप मारोगे, कोई भी दूरी लेकर ऐसे।
आप चाप मार दिए, चाप मारने के बाद उसी दूरी से एक बार देखो यहाँ पे रख के आपको ऐसे कट करना, मतलब यहाँ पे आप रखोगे और ऐसे कट करो, एक कट, एक ही कट पे आपका 60 अंश बन जाएगा। 3 कट करोगे इसके बाद 180 बनता है। मतलब अगर उसी दूरी से आप 3 कट करोगे, हर कट में 60 अंश बनाता है। तो एक कट हुआ, आप इसको मिलाते हुए ऐसे आगे बढ़ा दोगे, ऐसे मिल जाएगा। अब क्या करोगे, कह रहा कि जो BC तो मिल गया, लेकिन जो AB है 5 सेंटीमीटर, तो आप 5 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में लोगे और B को केंद्र मानकर ऐसे कट कर दोगे। तो यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और ये आपका A हो जाएगा। और A से क्या कर दोगे, आप C को मिला दोगे। तो ये त्रिभुज बन गया, जो त्रिभुज दिया गया है। हमें जो त्रिभुज ज्ञात करना है वो ये नहीं है। अब इसका जो 3/4 गुना बनाना है, तो देखना है कि दोनों में सबसे बड़ी भुजा क्या है, 4 है। तो एक आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि बिंदु B से एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा ABX खींचा। क्या खींचे, BX खींचते हैं, पटरी से आप खींच सकते हो। 90 नहीं होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो न्यून कोण होता है वो 90 से कम होता है। ठीक, तो 90 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ओके, हम लोग आगे चलते हैं। आप देखो सबसे ज्यादा 4 है, तो इसको आप प्रकार में कोई दूरी लेकर, छोटा या बड़ा, इसको 4 खंड में विभाजित करोगे। मान लीजिए B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया और ये B4 हो गया। 4 खंड में विभाजित हो गया। अब बटे में जो संख्या दी होती है, जैसे 3/4 दिया है, तो 3/4 बटे में 4 है, तो हम लोग उसी 4 को क्या करते हैं, इस C से मिला देते हैं। किससे, जो बटे में होती है संख्या उसी को मिला देते हैं। C से मिल गया। अब हम लोग आगे बोलेंगे कि हमें 3, अब 3 को देखना, 3 यहाँ पे है, तो हम कहेंगे B3 से B4 C के समांतर एक रेखा की रचना करते हैं। तो यहाँ से हमें एक रेखा की रचना करनी, कैसे करोगे, समांतर करना है। तो देखो आप यहाँ पे प्रकार की चाप रखोगे और एक ऐसे चाप लगाओगे कोई दूरी लेकर। ठीक, आप ऐसे प्रकार की नोक रखोगे, पेंसिल की नोक से एक चाप लगाओगे कोई दूरी लेकर, लेकिन जो दूरी लेकर लगाओगे उसी दूरी से आप B3 पे भी रख के एक चाप लगाओगे। ओके मेरे बाबू, अब क्या करना है, जिस दूरी से आप चाप लगा रहे हो ना, उसी दूरी से अब दूसरी देखो, इस चाप की लंबाई ले लेना। ऐसे प्रकार की नोक यहाँ पे, पेंसिल की नोक यहाँ से, इसे चाप की लंबाई ले लेना है और उसी से देखना, देखो यहाँ से है ना, यहाँ से इसको भी कट करना है, ऐसे कट कर देना, मिल जाएगी चाप की लंबाई उतनी। बस इसको और इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है। ओके, मान लेते हैं कहाँ पे मिला, D पे मिल गया। ओके, D पे मिल गया। अब क्या करोगे, आप बिंदु D से A और C के समांतर एक रेखा की रचना करोगे। सेम आप C से दूरी लेकर एक ऐसे चाप लगा दोगे, उसी चाप से D से भी क्या कर दोगे, लगा दोगे, और इसकी दूरी लेकर इस पे भी क्या कर दोगे, कट मार दोगे, और ऐसे मिल जाएगा ये। और ये मान लेते हैं कहाँ पे मिल गया, E पे। तो जो आपका BDE बन गया वो त्रिभुज ABC का क्या है, 3/4 गुना है। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रचना लिखेंगे। तो सबसे पहले आप रचना में क्या लिखोगे, आप आसानी से मैं बोल दे रहा हूँ, हो सकेगा आप अपने तरीके से समझ सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन अगर नहीं लिख पाओगे तो मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना। तो देखो सबसे पहले आप बोलोगे कि सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, BC 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड BC खींचा। ठीक, फिर बोलोगे पहला चरण हो गया। दूसरे चरण में आप बोलोगे कि बिंदु B पर एक 60 अंश का कोण बनाया, बन गया। ठीक, 60 अंश का कोण बनाया। फिर इसके बाद बोलोगे कि बिंदु A से बिंदु B से 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक, देखो आप जब ये बनाओगे ना बाबू, आप ऐसे नाम दे देना। मान लीजिए आप दे दिए BZ, तो हम क्या करेंगे, BZ रेखा हो गई। अब हम करेंगे कि बिंदु B से 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर BZ पर एक कट करते हैं जो बिंदु A पर कटता है। बिंदु A को C से मिला दिया, एक बिंदु A को C से मिला दिया। अब ये त्रिभुज ABC बन गया। इसके बाद बोलेंगे कि बिंदु B से एक न्यून कोण बनाते हुए रेखाखंड AX खींचते हैं। AX को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, जैसे B1 मतलब B1 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू B2, भैया B1 इक्वल टू B1 B2,
B2 B3 B4, मतलब ये चारों के आपस में बराबर है। ये हो गया। आगे क्या होगा, हम कहेंगे V4 को C से मिलाया। अगला स्टेप बोलोगे कि V3 से V4C के समांतर एक रेखाखंड खींचते हैं जो BC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है। फिर बिंदु D से AC के समांतर एक रेखा खींचते हैं जो रेखाखंड AB को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करता है। अतः त्रिभुज BED ही त्रिभुज ABC का 3/4 क्या है, 4 है। ओके, तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल आपसे कह रहा कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है जो अर्धगोला ऐसे होता है आपका, कटोरे के आकार का, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का, इस प्रकार से है। अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, भैया इसकी जो त्रिज्या है यहां से यहां तक r बराबर 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब दिया है कि r बराबर h, मतलब शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, r बराबर h, दोनों बराबर है। अब कह रहा है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में लिखिए। तो भैया ठोस का आयतन और दिया 1 सेंटीमीटर, तो ठोस का आयतन हो जाएगा आपका, आयतन हमें ज्ञात करना है, तो शंकु का आयतन प्लस शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, दोनों का आयतन हम लोग क्या करेंगे बाबू मेरे, जोड़ लेंगे। तो जब दोनों का आयतन जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा। तो देखो इसका आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h होता है, प्लस इसका होता है 2/3 पाई r³ होता है। ठीक, तो 1/3 मेरे बाबू पाई के पदों में ज्ञात करना। देखो 1/3 और पाई कॉमन है, यहां से बचा r² h और प्लस r³। अगर चाहोगे तो r² भी कॉमन है, तो यहां से बचेगा h प्लस r बचेगा। तो देखो 1/3 पाई, पाई की वैल्यू कितना है, सॉरी यहाँ पे 2r बचेगा क्योंकि 2 भी है, तो पाई हो गया, r की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1, और h की वैल्यू 1 प्लस 2 गुणे 1, तो ये हो जाएगा भैया पाई/3 और गुणे 2 1 कम 2 1 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो भैया टोटल जो होगा ठोस का जो आयतन होगा वो पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही आसान है। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे तो आपका निकल जाएगा। ओके, मेरे प्यारे बच्चों, देखो अगला सवाल जो आपसे कह रहा था कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC बिंदु D इस प्रकार बिंदु D पर रहेगा, बिंदु D पर इस प्रकार स्थित है, बहुत सॉरी BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। देखो हम मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है ऐसे, ठीक, मान लेते हैं एक आपका त्रिभुज है, ये B है, ये C है, ये A है। कह रहा कि बिंदु भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC ये कोण BAC इस बड़े वाले कोण के क्या है, बराबर है। तो यहां से मुझे बताना है, प्रूफ करना है कि CA कहां पे इसमें है, तो आप वही त्रिभुज ले लो। हम बोलेंगे त्रिभुज, हल ज्ञात करोगे, हल ज्ञात करोगे। देखो हल यहां से हो जाएगा कि त्रिभुज आप निकाल लो कि ABC और त्रिभुज ACD में तो यहां पे क्या मिल जाएगा, बड़े वाले त्रिभुज का AC, ठीक,
देखो भैया, ये जो बड़े वाले त्रिभुज का AC है, क्योंकि हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे हम लोग इसको सबसे पहले समरूप सिद्ध कर देते हैं में। तो हम कहेंगे कोण ADC बराबर कोण BAC और कोण C बराबर कोण C, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो इसलिए हो जाएगा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ACD के ए समरूपता के नियम से, ए समरूपता के नियम से, क्योंकि एक तो दिया है कि ये दोनों बराबर है, ये कोण और बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण दोनों आपस में बराबर है। और ये देखो कोण C इस वाले त्रिभुज में भी आता है और बड़े वाले त्रिभुज में भी आता है, तो दोनों से क्या हो गया, समरूप हो गया। अगर समरूप होते तो संगत भुजाएं समान अनुपात में होते, इसलिए आप लिखोगे, देखो बड़े वाले त्रिभुज का हम AC ले लेते हैं और छोटे वाले त्रिभुज का CD ले लेते हैं, ठीक। फिर अब देखो बड़े वाले त्रिभुज का हमने क्या लिया था, AC, और छोटे वाले त्रिभुज का CD। अब हम लोग क्या करते हैं मेरे बाबू, बड़े वाले त्रिभुज का BC ले लेते हैं, क्योंकि पहले हमेशा बड़ा ले रहे हो तो बड़ा लो, और छोटे वाले त्रिभुज का AC। अब बोलोगे दोनों में AC, भैया एक बार ये बड़े वाले त्रिभुज का AC माने थे और एक बार छोटे वाले त्रिभुज का AC, क्योंकि दोनों में है। इसको इधर गुणा करवा दो तो AC का स्क्वायर हो जाएगा और ये CB इंटू CD हो जाएगा। ओके, अब चाहे इसको CA का स्क्वायर भी लिख सकते हो, इक्वल टू CB गुणे CD। अब चाहे CB CD लिखो, चाहे BC DC लिखो, वो तो तुम्हारे ऊपर है, ठीक। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, जो चौथा है कि किसी कार के दो वाइपर हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि बड़ा है लिख नहीं पाए। तो देखो कह रहा है किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते। आप लोग देखे होंगे जैसे कार के आगे शीशा साफ करने वाला लगा होता है, वही वाइपर होता है। ये क्या है, एक दूसरे को आच्छादित नहीं होते कभी, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आते, ऐसे चलेगा तो ऐसे आके क्रॉस कर जाएगा, ठीक, आच्छादित नहीं होते। कह रहा कि प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण पर घूम सफाई करती है। तो दिया है प्रत्येक वाइपर की लंबाई, प्रत्येक वाइपर की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर और बनाया, जो इस वाइपर द्वारा बनाया गया कोण, वाइपर द्वारा बनाया गया कोण थीटा बराबर 115 डिग्री, ठीक। अब दो वाइपर है तो कह सकते हैं कि दोनों वाइपरों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, तो आप निकाल लो, दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। आप लोग जानते हो थीटा बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे दो वाइपर है इसलिए यहाँ पे 2 गुणे हो जाएगा। ओके, अब देखो 2 गुणे थीटा की वैल्यू 115 डिग्री बटे 360 और गुणे पाई की वैल्यू देखो, यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि पाई की वैल्यू रखने या ना रखने। दूसरा कंडीशन ये बोला है ना, पाई की वैल्यू दिया भी नहीं कि 3.14, तो हम लोग 22/7 ही रख लेते हैं। और आर की वैल्यू दिया है क्या, 25 गुणे 25 है। देखो काट दो तो कितना हो जाएगा मेरे बाबू, अब काट दो, देखो 5 से इसे काटोगे तो हो जाएगा ये 23 और ये कितना हो जाएगा 5 छक 30, ठीक। और 5 सते 35 हो गया और 35 के एक बचा 10, 5 दूनी 10 हो गया। इस प्रकार से हो गया। अब देखो किससे कटेगा, इससे कट जाएगा, कितना बचेगा, ये 36 बचेगा। इससे काटोगे ये हो जाएगा 11, ये कितना बचेगा 18, ठीक। अब तो कटने वाला किसी से नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, तीनों का गुणा कर देते हैं। अब तीनों का गुणा करने पर क्या आएगा, तो इसको इतना कट गया बाबू। अब देखो 23 गुणे 11 गुणे 25 गुणे 25 करते हो तो आपको मिल जाएगा 15 81 और 25 और बटे 18 सत्ते होता है 126,
ठीक है, कटने वाला नहीं था। अब किसी भी संख्या से नहीं कट सकता था, इसलिए हम लोग इतना करके आप लोग यहीं पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। या फिर कभी कभी इसकी वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, पाई के पदों में लगा लेते हैं। ठीक है, तो पाई के पदों में भी आंसर सही आएगा और बाकी ये भी आंसर सही आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया। आप लोग भी सॉल्व कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट में आप बता सकते हो। ओके, और बाकी मैं बार फिर से बता रहा हूँ कि इसके डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया है व्हाट्सएप का, आप लोग वहाँ से जाके उस लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप में हाई स्कूल के ऐड हो सकते हो। ठीक, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हो। थैंक यू।